गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजस्थान लैंड लॉज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के बारे में, जिसमें हमने इस अधिनियम के जो प्रिलिमिनरी सेक्शंस थे वो पढ़ लिए थे। सेक्शन 1 और सेक्शन 3 की हमने बात करी थी। सेक्शन 1 जो आपको राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 का जो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में बताता है, वहीं सेक्शन 3 में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन क्लोजेस हमने पढ़े थे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे नजूल लैंड हमने पढ़ा था, विलेज पढ़ा था। इस तरह से आज हम लोग इस अधिनियम के तहत, इस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत बात करने जा रहे हैं इस अधिनियम के चैप्टर 2 के बारे में। इस अधिनियम का जो चैप्टर 2 है वो बात करता है द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यानी कि राजस्व मंडल के बारे में, जो कि सेक्शन 4 से लेकर 14 तक अपने आप में इंक्लूड करता है। ठीक है, सेक्शन 4 से लेकर 14 राजस्व बोर्ड के बारे में बात करता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग इस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, उसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे, जिसमें सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 7 तक हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो हम बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन 4 के बारे में। सेक्शन 4 आपका बात करता है इस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, यानी कि राजस्व मंडल की स्थापना और राजस्व मंडल का गठन। ठीक है, तो राजस्व मंडल की स्थापना और गठन के बारे में बात करता है सेक्शन 4, यानी कि राजस्व मंडल की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी, या राजस्व मंडल का जो कंपोजिशन है, यानी कि जो रेवेन्यू बोर्ड है उसमें कौन कौन शामिल होगा। तो देखिए, इस अधिनियम की धारा 4 में यह बताया गया है कि राजस्थान के लिए एक राजस्व बोर्ड की स्थापना की जाएगी। ठीक है ना, तो कि कहाँ के लिए स्थापना की जाएगी? एक राजस्थान राज्य के लिए की जाएगी एक राजस्व बोर्ड की स्थापना। ठीक है, अब बोर्ड के कौन कौन मेंबर्स होगा, कोई चेयरपर्सन होगा, क्या होगा, ठीक है ना, कितने, ये सब के बारे में, कितने मेंबर्स होंगे। तो ये आगे ये सेक्शन 4 कहता है कि इस बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा। देखिए, इस बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा और कम से कम 3 सदस्य या अधिक से अधिक 20 सदस्य होंगे। ठीक है ना, तो इस बोर्ड में कितने एक अध्यक्ष होगा और कम से कम 3 सदस्य होंगे, मतलब मिनिमम 3 मेंबर्स तो इसमें चाहिए ही। ठीक है ना, और इसके अलावा अधिकतम कितने होंगे? 20। ठीक है, तो अधिकतम 20 सदस्य होंगे। अब वह बात होती है कि अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की योग्यता व चयन का तरीका क्या होगा। भाई, ये जो अध्यक्ष है और जो सदस्य है, अदर जो मेंबर्स होंगे, जो कि मिनिमम 3 या अधिकतम मैक्सिमम 20 होंगे, इन लोगों की क्वालिफिकेशंस क्या होगी, इन लोगों का सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये सब डिसाइड करेगी राज्य सरकार। ठीक है, तो राज्य सरकार निर्धारित करेगी कि सदस्यों की योग्यता क्या होगी या इन सदस्यों के चयन का तरीका क्या होगा। आगे बात आती है कि समस्त नियुक्तियां, जितने भी अपॉइंटमेंट किए जाएंगे, वो सभी शासकीय राजपत्र में अधिसूचित करके किए जाएंगे, यानी कि उसके बारे में गजटेड नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि हमने ये नियुक्तियां की है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, और नेक्स्ट बात बताता है ये सेक्शन 4 कि अध्यक्ष या किसी सदस्य की मृत्यु, पद त्याग या नियुक्ति के अवसान या पर्यवसान या अस्थायी अनुपस्थिति के कारण यदि पद रिक्त होता है तो मंडल का गठन अविधिमान्य नहीं माना जाएगा। देखिए, एक्चुअल में सेक्शन 4 जो है वो बात कर रहा है इसके कोरम के बारे में, कि अगर कोरम में कोई व्यक्ति नहीं होता एट द रीज़न, जैसे अगर मान लीजिए अध्यक्ष की या किस सदस्य की मृत्यु हो जाती है या उसने पद त्याग दिया है, ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब है अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर उसने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, ठीक है, या फिर मान लीजिए उसका नियुक्ति का अवसान हो जाता है या एक्सपायर हो जाती है उसकी जो अपॉइंटमेंट है उसका, या फिर पर्यवसान टर्मिनेट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, या अस्थायी अनुपस्थिति, या टेम्परेरीली अगर वो एब्सेंट रहता है तो, और उसका पद इनमें से किन्हीं कारणों से अगर रिक्त रहता है, तो ऐसे में मंडल का गठन अविधिमान्य नहीं होगा, यानी कि जो बोर्ड है, रेवेन्यू बोर्ड जो है, फिर भी कंप्लीट माना जाएगा, वो अपने काम आराम से कर सकता है, उसके कार्य विधिपूर्ण ही होंगे।
क्लियर हो गई बात। तो कहने का मतलब है चाहे डेथ हो या रेजिग्नेशन हो, एक्सपायरी और टर्मिनेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट और टेम्पररी एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर, द बोर्ड शैल नॉट बी डीम्ड टू बी इनवैलिड, है ना। उसके जितने भी एक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, इट शैल बी वैलिड, वो वैलिड होंगे। क्लियर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम सेक्शन 5 के बारे में। सेक्शन 5 बात करता है टेन्योर ऑफ मेंबर्स के बारे में, यानी कि जो सदस्यों की पदावधि है कि कितने समय के लिए वो सदस्य नियुक्त होंगे उनके बारे में। तो ध्यान रखिए कि बोर्ड के समस्त सदस्य जो होंगे वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, इट मीन्स ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, पद धारण करेंगे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि हम यहाँ पर समझें कि जो उनका टेन्योर होगा वो कैसे होगा, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, गवर्नर के प्लेजर पर होगा। इट मीन्स प्लेजर का मतलब यानी कि प्रसाद पर्यंत क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि उनकी बोर्ड के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों के लिए सेवानिवृत्ति की कोई भी आयु निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है ना। उनके लिए क्या है कि किसी भी तरीके से सेवानिवृत्ति की उनकी जो आयु है वो कि भाई वो कब रिटायर होंगे उनकी कोई एज नहीं है। इनका पद राज्यपाल की इच्छा पर्यंत तक रहेगा, यानी कि जब तक कि राज्यपाल चाहेंगे तब तक ये उस पद पर बने रहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेजर। ठीक है। तो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर ये अपने पद पर बने रहेंगे। दैट्स क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन 6। सेक्शन 6 बात करता है प्लेस ऑफ सिटिंग के बारे में। तो जो रेवेन्यू बोर्ड होगा इसकी बैठकों का स्थान क्या होगा, कि जब ये बैठ के करेगा अपनी, इसकी सिटिंग कहाँ होगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इसकी सिटिंग होगी वो कहाँ होगी बेटा, अजमेर में। ठीक है। तो राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ होगा, अजमेर में। लेकिन राज्य सरकार के जो भी जनरल और स्पेसिफिक जो ऑर्डर्स हैं उनके अधीन रहते हुए, कह रखा है ना इसमें कि राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए बोर्ड द्वारा अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में किसी भी स्थान पर, ठीक है, किसी भी स्थान पर बैठक संपन्न करवाई जा सकेंगी। वैसे बेसिकली जो मुख्यालय होगा वो कहाँ होगा, अजमेर में होगा। क्लियर। ठीक है। नाउ सेक्शन 7। सेक्शन 7 डिस्कस अबाउट मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स। जो प्रशासकीय अधिकारीगण होते हैं ना, मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स जो होते हैं, काम करने वाले, जो अनुसचिव जिन्हें हम कहते हैं ना, ठीक है, तो वो उनके बारे में प्रोविज़न कर रखा है कि जितनी आवश्यकता कितने होंगे, पर मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो चाहिए होगा वो कितना चाहिए होगा। तो इस सेक्शन 7 इसके बारे में बताता है। सेक्शन 7 कहता है कि मंडल के लिए एक रजिस्ट्रार। अब इस मिनिस्ट्रियल स्टाफ में कौन होगा, एक तो होगा रजिस्ट्रार, ठीक है ना, और तथा ऐसे अन्य मिनिस्ट्रियल अधिकारीगण नियुक्त किए जा सकेंगे जो इस अधिनियम द्वारा या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य जो भी विधि है, नियम है या आदेश के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अनुपालन या आरोपित कर्तव्यों की पालना करने के लिए आवश्यक समझे जाए। मतलब इसका इस सारे पैराग्राफ का ये मतलब हुआ है कि किसी भी जो इस अधिनियम के तहत या फिर किसी ऐसे जो भी लॉ एनफोर्स्ड है, जो भी लॉ उस समय लागू है उसके तहत अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए या अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जो भी जितने भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ चाहिए उतना मिनिस्ट्रियल स्टाफ अपॉइंट किया जा सकता है, प्लस एक रजिस्ट्रार होगा। तो एक रजिस्ट्रार हो गया और अदर मेंबर्स मिनिस्ट्रियल जो ऑफिसर्स वो हो जाते हैं। क्लियर। तो इस तरह से सेक्शन 7 हमें ये बताता है। फिर अब हमने जो उपरोक्त जो नियुक्त रजिस्ट्रार है जिसकी हमने कहाँ अपॉइंटमेंट करी थी, सेक्शन 7 में जिसके अपॉइंटमेंट के बारे में देखा था। तो उपरोक्त नियुक्त रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन जो भी उनको स्टेट गवर्नमेंट से जो भी स्पेसिफिक या जनरल जो भी ऑर्डर्स मिलते हैं उनके अधीन ही वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनका डिस्चार्ज भी वो करेंगे। ठीक है। तो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जिनके लिए बोर्ड निर्देश दे। एक तो वो जो रजिस्ट्रार है और जो अदर जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है वो राज्य सरकार के सामान्य विशेष आदेशों को तो मानेगा ही मानेगा, साथ ही साथ अपनी शक्तियों का, अपने पावर्स का जो वो यूज़ करेगा या अपनी ड्यूटीज़ को जो डिस्चार्ज करेगा उसमें वो बोर्ड के निर्देशों का भी ध्यान रखेगा। मतलब राजस्व बोर्ड जो है वो उनको समय समय पर ऐसे मिनिस्ट्रियल स्टाफ को निर्देश देते रहेंगे तो वो राज्य सरकार के नियमों के अधीन रहते हुए अपना कार्य संपूर्ण करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बात करी किसके बारे में, रेवेन्यू बोर्ड के बारे में, जिसमें हमने इसका फर्स्ट पार्ट देखा सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 7 तक। रेवेन्यू बोर्ड के सेकंड पार्ट को हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।